Hello everyone, a very warm welcome to all of you in our SSC CGL 2024 GK GSPY की सीरीज, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं 11 सितंबर 2024 की शिफ्ट 1 को। ऑलरेडी हमने 9 और 10 सितंबर को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी टिपिकल चीजों को कवर किया है शॉर्ट टाइम के अंदर। सो आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो टाइम को वेस्ट किए बिना आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। ये होंगी हमारी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। मैं आपको कुछ ओजोन लेयर्स के फैक्ट बता देता हूं। ओजोन लेयर का फार्मूला होता है O3, ठीक है। ये हमारी कौन सी लेयर के अंदर मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मिलती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार, बहुत बार पूछा भी गया है ऑलरेडी एमटीएस के अंदर और CHSL के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में सबसे बड़ा योगदान किन का केमिकल्स का रहा है वो आपको बता देता हूं। मोस्टली केमिकल जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स के, सोलवेंट, प्रोपेलेंट्स होते हैं, फोम ब्लोइंग एजेंट्स होते हैं लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC और हेलोन्स, ये प्राइमरी कॉज होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा जो अर्थ के टेम्परेचर को हाई करता है, जिससे हमारी ओजोन लेयर भी इंपैक्ट होती है। और इसी के रिगार्डिंग ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कंसर्न को एड्रेस करते हुए वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज ने एक प्रोटोकॉल साइन किया था, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि प्रोटोकॉल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दी ओजोन डिप्लीशन कौन सा है, तो वो होगा हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप ये देख सकते हैं ओजोन लेयर का काम क्या होता है। ये हमें यूवी रेज जो सन हमारा रीच करता है उससे प्रोटेक्ट करता है। ये यूवी रेज क्या कोज करती है? स्किन कैंसर कोज करती है, ठीक है। डीएनए को डैमेज करती है हमारे लिविंग सेल्स में, रेप्लिकेशन एक अलग टाइप का रेप्लिकेट करवाती है उसको, बट डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, एक्वाटिक लाइफ इंपैक्ट होती है, प्लांट की ग्रोथ इंपैक्ट होती है, बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं जिस चीज को ब्लॉक करने का काम हमारी ओजोन लेयर करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इसके अंदर इतना ही है। नेक्स्ट, which of the following organization divided into two branches was established by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट? होगी हमारी होम रूल लीग, ठीक है। इसकी एक एक ऑर्गेनाइजेशन को हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बारे में बता देता हूं। पहले तो एनी बेसेंट के बारे में पहले आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनी बेसेंट के बारे में समझो। पहले एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। शी इज द वन शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कलकत्ता सेशन के अंदर थी, आपको पता है। आयरलैंड से ये बिलोंग करती थी। 1847 में इनका जन्म हुआ था और ये इंडिया के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी से ज्यादा एसोसिएट थी और इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस के अंदर वो भी बनाया था। ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस का 1898 में एनी बेसेंट की हेल्प से ही बना था। और इंपॉर्टेंट है कि होम रूल लीग जो थी एसोसिएशन, इन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर 1960s में चलाई थी, 16 में चलाई थी। और इन्होंने इनकी कुछ पब्लिकेशंस थी, उनमें से थी कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। ये एनी बेसेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप समझ लेना। पूछ लेता है कई बार, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर आया हुआ है, सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज के ऊपर आया हुआ है, होम रूल के ऊपर आपके सामने अभी क्वेश्चन आपके सामने रहा। तिलक साहब के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1856 में महाराष्ट्र के अंदर, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर। और इनको लोकमान्य तिलक भी बोलते थे, लोकमान्य तिलक, सबको पता है। वैसे ये आइडियोलॉजी से एक हिंदू होते थे, मोस्टली ये ऑपरेशन के खिलाफ बात करते थे, आइडियोलॉजिकली एक एक्सट्रीम हिंदू थे और ये चाहते थे कि नीड फॉर हमें सेल्फ रूल की जरूरत है, स्वराज्य विदाउट सेल्फ रूल हैज नो प्रोग्रेस वाज पॉसिबल, तो ये समझते थे। और इनका एक फेमस स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। एक इंग्लिश जर्नलिस्ट होते थे, इन्होंने वैलेंटाइन ने इनको कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था इंग्लिश जर्नलिस्ट ने इनको।
और ये वो जो एक्सट्रीमिस्ट का ट्रियो होता था ना, उनके लीडर होते थे ट्रियो, जैसे 3 लीडर नहीं होते थे, लाल, लाल, बाल, पाल। अब ये एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये एक हिस्सा होते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में जब सूरत सेशन हुआ था तो स्प्लिट हो गई थी 2 पार्ट में। एक था पार्ट मॉडरेट, एक था पार्ट एक्सट्रीमिस्ट। ये स्प्लिट होने का रीजन क्या था कि तिलक और लाला लाजपत राय इनको ये चाहते थे कि सूरत सेशन में इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, बट रास बिहारी बोस को वहां पे प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जिसकी वजह से इन्होंने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो एक्सट्रीमिस्ट का काम क्या होता था, ये सीधा फाइट करने में बिलीव करते थे। और मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि हम पहले पावर में आएंगे फिर अंग्रेजों से अपना हक मांगेंगे। तो इनकी ये 2 डिफरेंट सोच होती थी। इसकी वजह से ये अलग-अलग तरीके से चलते थे। लाल बाल बाल पाल में मॉडरेट्स जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे वो थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये और जो मॉडरेट का कैंप होता था उसको कौन लीड करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो हमारे पॉलिटिकल मेंटर है महात्मा गांधी जी के। फिर इन्होंने होम रूल लीग चलाई, जो अभी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलके। इसके अंदर क्या होता था, ये इंडियन हाई क्लास सिटीजन्स के साथ मिलके, जो पढ़े लिखे थे, जो इंग्लिश बोलना जानते थे या समझते थे, या अच्छी एलिट क्लास थी, उनके साथ मिलके एक मूवमेंट चलाना चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ। ये उनका वो था। फिर एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, जो 1916 के अंदर हुआ था। और इनके न्यूज़पेपर्स हैं, मैं न्यूज़पेपर बता देता हूँ आपके। इनके हैं वीकलीज, केसरी जो मराठी में था, और एक था महारथा जो इंग्लिश में था। और इनकी बुक्स थी गीता रहस्य, आर्कटिक होम एंड वेदास। और इनकी डेथ 1920 में हो गई थी, ये आप समझ लो। ये हो गए हमारे दोनों। अब हम बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन के बारे में। ऑप्शन स्कोर को देखते हैं। ये इंडियन एसोसिएशन बनाई थी 1876 में। कहाँ बनी थी ये, कलकत्ता में। किसके द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाई गई थी ये। इसका मेन एम क्या होता था कि इंडियन कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल राइट है उनको फ्रीडम दी जाए, किससे, ब्रिटिशर से, ताकि वो अपने बारे में अच्छा सोच पाए। अब अगली बात आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो किसने बनाई थी, मैडम एच.बी. ब्लावात्स्की और कर्नल एम.एस. ओलकॉट ने बनाई थी। कब बनाई थी ये, 1875 में। बट कहाँ बनी थी पहले, न्यूयॉर्क में बनी थी। बाद में 1882 में इसको कहाँ पे, आदियार, ये मद्रास के पास था, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और ये वैसे मोस्टली क्या होता था कि जैसे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले चाइल्ड मैरिज के अपोजिट अपोज करते थे उसको, और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलते थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अपलिफ्टमेंट की बात करती थे, आउटकास्ट जो छोटे तबके के लोग थे। और इनकी जो विडोज होती थी, सॉरी जो विडोज होती थी, विडोज की कंडीशन की इंप्रूवमेंट की भी ये बात करते थे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इनके ऊपर बात करते हैं। ये दादा भाई नारोजी ने बनाई थी 1866 में, कुछ इंडियंस और कुछ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ मिलके। ये क्यों बनाई गई थी, ये पहले तो लंदन में बनाई गई थी। लंदन में क्यों बनाई गई थी, ताकि एक इंडिया की आवाज को एक प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए इन्होंने बनाया था। और वैसे और बताए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन होती थी एक, जो बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता और केटी तलांग ने 1885 में बनाई थी। एक पुनः सार्वजनिक सभा थी, जो हमने पहले भी पढ़ा है, पूछी गई है, जो 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने बनाई थी। ये बहुत सारी हाँ, इतनी काफी है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया होस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, ये होगा 1983 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये देखो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हो। ये मैच द फॉलोइंग में है, एक एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री इतनी ब्रीफ है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। सो आप इसको नॉर्मली एक बार इसको देख लेना, ये मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। अब एक चीज समझो कि अधिक जनसंख्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं। लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, बिल्कुल ये बात सही है। क्यों रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। एडिक्वेट नेचुरल रिसोर्सेज स्टोरेज, कैसे होगा भाई, कम हो रहा होगा, ये तो डिक्रीज होगा ना। एडिक्वेट मतलब कम संसाधनों की कमी होगी। रिडक्शन इन स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, रिडक्शन क्यों होगा, स्कैर्सिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी ना।
और इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, डिक्रीज होगी भाई। उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, लकड़ियां चाहिए रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड एज ऑफ 10 फरवरी 2023 बजट? ये होगा पर्सनल इनकम टैक्स। अभी भी फिर इसको बढ़ाया गया है, 12 लाख की लिमिट कर दी गई है इस साल करंट में, अभी अभी इसी हमारे बजट सेशन के अंदर। ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज को डिमोलिश कर दिया था तब जीएसटी आने के बाद में, ये मैंने वैसे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया अच्छे से। और अभी जैसे कॉर्पोरेट टैक्स भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, कॉमर्शियल टैक्स डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में है नहीं, तो ये लिंक वैसे स्टेट टैक्स से रिलेटेड है, तो ये डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता वैसे। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट PDBASO4 इज नोन एज रोजमेंट कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। बाकी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, हिलमैन रिएक्शन क्या होती है, कैनिजोर अभिक्रिया क्या होती है, और ये एल्डोल रिएक्शन क्या क्या है, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। पहले हम रोजमेंट को भी समझेंगे थोड़ा सा। रोजमेंट कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक कैटलिस्ट है जो यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड टू एल्डिहाइड्स, जिसके लिए हम डिपोजिट को यूज करते हैं। ये किसी जर्मन केमिस्ट के नाम के ऊपर है। अब बात करते हैं हम हिलमैन रिएक्शन की। हिलमैन रिएक्शन में क्या होता है, इसके अंदर ये जैसे क्या है रिएक्शन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन बनती है उसके अंदर एडिशन क्या 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 किया जाता है, एक्टिवेटेड एल्कीन टू एन एल्डिहाइड और कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके अंदर बेस कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ये PDBASO4 नहीं यूज होता इसके अंदर। और अब बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर वैसे मोस्टली हम स्ट्रॉन्ग बेसिस को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, NaOH और KOH को। और इसके अंदर भी एल्डोल रिएक्शन के अंदर भी हम जैसे बेस और एसिड दोनों कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं। बाकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, ज्यादा कोई इंपोर्ट पूछता नहीं, ऐसे क्वेश्चन जाएंगे तो ऐसे नेग्लेक्टिव होते हैं, ज्यादा पॉसिबल नहीं होते इनको सोल्व करना एज ए। अगर कोई साइंस साइड से स्टूडेंट है साइंस स्ट्रीम का तो वो इजीली कर पाएगा, अदरवाइज इट इज एन टिपिकल वन। ओके, मैं मान सकता हूँ ये टिपिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इबोनी और महागनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ये होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैं आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में ब्रीफली बताऊंगा आज। पहले आप ये देखो, आप एरिया देखो कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। ये रहा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमारे जो जो आउटस्कर्ट्स एरियाज में है इनको समझो, पानी के पास ही मिलेंगे ना ये भी। पहले इनकी लोकेशंस को समझो आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ये हमारी मोस्टली जैसे लक्षद्वीप के पास है, अंडमान निकोबार, अब ये असम और इनके ऊपर वाले पार्ट्स में है, तमिलनाडु में आप देख रहे हो। और यहाँ पे क्या होता है, अराउंड अराउंड 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल इतनी हो ही जाती है। 60 मीटर से अब हो गए ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे और ट्री कौन कौन से मिलते हैं, जैसे इबोनी और महागोनी तो हमने देख लिया। और ट्रीज हमारे यहाँ पे मिलते हैं हमें मोस्टली रोजनवुड, रबर, सिनकोना। और यहाँ पे एनिमल कौन कौन से होते हैं, एलिफेंट होते हैं, मंकी होते हैं, लेमोर होते हैं, डियर होते हैं। और इनमें जैसे असम और वेस्ट बंगाल के एरिया में वन हॉर्न्ड राइनोसोरस भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इतना काफी है। बाकी वेजिटेशन के बारे में आप देख लेना, अगर आगे क्वेश्चन आता है तो हम आपको ब्रीफली इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मैनग्रोव और माउंटेन फॉरेस्ट के बाद में आपको ब्रीफली बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आगे आता है आज के सेशन में, हमें थोड़ी टाइम की मशागत करनी होगी। विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945? लेबर पार्टी होगी जिसने हमारा प्रपोज किया था हमारे बाद में इंडिपेंडेंस को भी। ठीक है। व्हाट वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस DFTP स्कीम फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अनाउंस्ड बाय इंडिया? ये कब की थी? ये 2008 में हुई थी। हमारे उस टाइम के PM ने किया था। कहां पे? ये इंडिया अफ्रीका फोरम के अंदर अनाउंस किया था, जो समिट हुआ था न्यू दिल्ली में। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसके अंदर ये ड्यूटी फ्री स्कीम को अनाउंस किया गया था, जो कब 5 सितंबर 2011 को WTO ने भी नोटिफाई की बाद में। नेक्स्ट, विच गजल सिंगर वाज कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023? ये हो गए हमारे पंकज उदास जी। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड? ये होगा 2021 के अंदर।
इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे इसका मेन एम क्या है? एम ये है कि भाई पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उनके अंदर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जैसी जो सुविधाएं नहीं है उनको स्ट्रेंथन करना। और ये आया था 2021 के अंदर। पहली बार कहाँ लॉन्च हुआ था? यूपी के अंदर, वाराणसी में। ये पूछ लेता है। और ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ भी हुआ है इसने एमटीएस के अंदर। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च, और इनके बारे में इसने एमटीएस के अंदर ऑलरेडी पूछ रखा है। और सीएचएसएल का भी ये क्वेश्चन है शायद ये, जिसके अंदर इसने वाराणसी के बारे में पूछा था कि पहली बार ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज गोनियोलेक्स बिलोंग्स टू? ये होगा हमारा यूग्लॉइड, डाइनोफ्लैजलेट्स, प्रोटोजोन, क्राइसोफाइट। यह होगा हमारा डाइनोफ्लैजलेट। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये वैसे एक जैसे यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक है, मैराइन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। मैराइन में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। और जैसे प्रोटिस्टा के ग्रुप से ही बिलोंग करता है। बाकी दो फ्लैजला होते हैं, ये कॉमन इनके फीचर्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब जैसे यूग्लिनोइड के बारे में बताऊं तो इसके अंदर यूग्लिना होता है, यूग्लिना, जो फोटोसिंथेटिक है, जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लांट और एनिमल की। और क्राइसोफाइट में डाइएटम को हम इंक्लूड करते हैं। डाइएटम होता है, ग्रीन एल्गी होती है, जो प्राइमरीली इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस एंड फाउंड इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलती है वो। प्रोटोजोन हेट्रोट्रोफिक प्रोटिस्ट होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अमीबा और पैरामीशियम इंक्लूड होते हैं। ये इतना काफी है इसके अंदर। नेक्स्ट, वलाबी, ए सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया, वाज द कैपिटल ऑफ डायनेस्टी फ्रॉम 5th to 8th सेंचुरी सी। ये होगा मैत्रा का। बाकियों के बारे में मैंने देखो आपको बताया है। चालुक्य के बारे में पल्लवा और वकाटका। वकाटका के बारे में हमने विदर्भा रीजन और लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर इनके एक किंग की जो थी वो गुप्ताज के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, आपको पता ही है। पल्लवा के बारे में, महाबलीपुरम के बारे में मैंने बहुत पढ़ाया है। और चलो क्या, ये सारे हमने एक एक डायनेस्टी को कवर किया है पीछे लेक्चर्स के अंदर, आप वहां पे भी जाके विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये होगा तमिलनाडु। बाकी और बता देता हूं मैं आपको। मणिपुर का है मणिपुरी, और कर्नाटका के अंदर है यक्षगना। और जैसे ये हमारा भरतनाट्यम भी बहुत पॉपुलर है, वैसे ओरिजिनेशन तो इसका तमिलनाडु में, बट कर्नाटका में भी ये बहुत पॉपुलर है। उसी तरह बिहार के बारे में, बिहार के अंदर जैसे मोस्टली झुमरी है, कजरी है, पाइका है, ये सारे बिहार के हो जाएंगे। हाँ, इतना ही काफी है इसके अंदर। मणिपुर का मणिपुरी हो ही गया, ऑलरेडी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डीकेज? ये होगा गामा रेज। ये मैं आपके लिए स्पेक्ट्रम लेके आया हूं, इसके अंदर देख सकते हैं गामा रेज की सबसे लोएस्ट है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है इसकी, देख लेना। नेक्स्ट, इसके अंदर बाकी मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा बाकी रेज के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा इसके अंदर, अगर जाना है तो ज्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, बट शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इनको समझो, इंफ्रारेड रेज, इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी एक अहम रोल अपना अदा करती है ये, क्योंकि जब हमारी अर्थ के अंदर विजिबल लाइट आती है ना, तो हमारी अर्थ वापस उसको रिफ्लेक्ट भी करती है, और वो रिफ्लेक्शन के बाद में रेडिएट होती है ना, तब वो इंफ्रारेड रेडिएशंस बनती हैं। अर्थ का सैटेलाइट होता है जो मिलिट्री पर्पज में यूज करते हैं, वहां भी इंफ्रारेड रेज को यूज किया जाता है। रिमोट के स्विचेज होते हैं, जो रिमोट होता है हमारा, जैसे हाउस होल्ड के अंदर हम यूज करते हैं, जैसे टीवी के लिए वीडियो रिकॉर्डर होते हैं, उनके अंदर भी इंफ्रारेड रेज होती हैं। और माइक्रोवेव जो हमारी रेडार सिस्टम्स के अंदर यूज होती है। ये पूछता है क्वेश्चन, रेडार जो होते हैं, जो रेडार सिस्टम्स होते हैं, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में काम आते हैं, उसके अंदर पूछी जाती है। स्पीड गन्स के अंदर होता है रेडार, उसके अंदर भी होता है। जैसे ये हमारी बॉल फेंकने वाली स्पीड गन्स नहीं होती टेबल टेनिस के अंदर या क्रिकेट के अंदर हम जो यूज करते हैं, उसके अंदर ये हो जाती है सारी, वहां पे इसका यूज किया जाता है माइक्रोवेव्स का। और यूवी रेज के बारे में तो हमें पता ही है, अभी हम पढ़ के आए हैं। ओजोन लेयर हमें इन्हीं से प्रोटेक्ट करती है, वेरी हार्मफुल होती है। अगर ह्यूमन डायरेक्टली एक्सपोज होता है तो ये स्किन को बर्न कर सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हमें डिजीज भी कॉज कर सकती हैं। ये इनको यूज करने के लिए बहुत ही सावधानी वो करनी पड़ती है। इसके लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ गियर चाहिए इसको हैंडल करने के लिए, समझ सकते हो आप।
तो स्पेशल जैसे ये जैसे मोस्टली क्या होता है, ये एप्लीकेशन की लेसिक आई सर्जरी के अंदर ज्यादा इनका यूज होता है, जैसे इतना ही काफी है। बाकी जर्म्स को किल करने के लिए मैनी वाटर प्योरीफायर्स जो होते हैं ना, यूवी रेज का यूज करते हैं। इतना काफी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। बाकी तो गामा रेज के बारे में मैं बताऊं तो आपको, ये जैसे कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी कभी यूज करते हैं इसको, गामा रेज को। तो आप ये देख लेना, इतना ही काफी है इसके लिए, इतना ही काफी है इसके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर? कौन सा पेयर बॉर्डर शेयर नहीं करता? भूटान, मेघालय, ये वाला नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के अंदर, आप देख लेना। अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, ये सारे बॉर्डर शेयर करते हैं। असम, मेघालय नहीं शेयर करता। ये देखो, आप देख सकते हो, ये है हमारा भूटान। हमारा तो नहीं कह सकते, बट हाँ, बट हमारा पड़ोसी है। अच्छा, अच्छे हमारे रिलेशन है इनके साथ। भूटान के अंदर ओनली कंट्री है जिसके अंदर 70% के अराउंड लैंड मास खाली पड़ा है, और यहाँ पे बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं है। ये आप देख सकते हो हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश, और ये वेस्ट बंगाल, ये है हमारा मेघालय। तो ये इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे असम और वेस्ट बंगाल कवर करते हैं इस बॉर्डर को, और नीचे बांग्लादेश है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? ये होगा हमारा 26 नवंबर। और अडोप्ट कब किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 को। ये पता होगा। बनकर कब तैयार हो गया था? 1949 को। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। कुछ और फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे बनी थी, जो 1946 में था। और हमारे फर्स्ट जैसे चेयरमैन जो थे ना, टेम्पररी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जो पास हुआ था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में दिन कितने लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये याद रख लेना आप, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो इतना काफी है इसके लिए। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज, ये होगा हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कैग के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, कैग है क्या, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट में हमारे कैग कौन है? के संजय मूर्ति, जिनको नवंबर 2024 में अपॉइंट किया गया था। इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 148 से 151। इनकी एज का क्राइटेरिया क्या होता है? 6 साल या 65 साल तक की उम्र का होता है। मेन रोल क्या होता है कैग का? जो रोल होता है, इनका काम होता है ऑडिट करना, जो एक्सपेंडिचर होते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जैसे यूनियन टेरिटरी होती हैं, जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके एक्सपेंडिचर को इनको ये ऑडिट करने का काम करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है, कंट्रोलर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये ऑडिट कर सकते हैं एक्सपेंस होने के बाद में। यही इनका एक फ्लो बैक है, ड्रॉबैक जो बोलते हैं। वो हमारा जो ब्रिटेन के अंदर है, जो कैग होता है, वो कंट्रोल कर सकता है ऑडिटिंग को, या मतलब पहले फंड को रिलीज करने से पहले उसको कंट्रोल कर सकता है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनको रिमूव कैसे किया जाता है? वो टर्म एंड कंडीशन होती है। आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव होते हैं ना, वैसे ही इनको रिमूव किया जा सकता है, सेम ग्राउंड के ऊपर कि कैसे गिल्टी है, वैसे इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। और कैसे रिमूव करना होगा? दोनों हाउसेस के अंदर, बोथ हाउसेस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के साथ बिल पास करवाना होगा इनको, अगर रिमूव करना है तो कैग को। इतना काफी है। और हमारे बी आर अम्बेडकर ने इनको बताया था कि इंपॉर्टेंट पिलर है ये, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब भी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया कैग को। ठीक है, ये समझ लो, इतना काफी है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and choose the correct statement from the following. The Udan scheme has completed 5 years since its implementation in 2017. It is a flagship scheme of Ministry of Science and Technology. The Airport Authority of India is the implementing agency of this scheme. कौन सी इनके अंदर स्टेटमेंट करेक्ट है? ये होगी फर्स्ट और थर्ड। में आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ पहले, ये उड़ान स्कीम है क्या और क्यों ये इंप्लीमेंट हुई थी। उड़ान का पहले आप मतलब समझो, उड़ान है क्या? उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2017 में इसको लाया गया था, तो ये स्टेटमेंट इसकी सही हो जाती है। ये फ्लैगशिप स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की है ये, सिविल एविएशन की। और
इम्प्लीमेंट, हाँ ये भी ठीक है। देखो इसमें इसका मेन एम क्या है, एम ये था कि जैसे रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, एयर कनेक्टिविटी, ताकि और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, ताकि जो हमारा मिडिल क्लास है या उससे नीचे के तबका है, ताकि वो एक्सेस कर सके फ्लाइट्स को फॉर ट्रैवलिंग पर्पज। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको फंडिंग वगैरह दी, जो भी एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया? ये मुंबई मैराथन होगी, टाटा इसको ऑर्गेनाइज करती है, टाटा। नेक्स्ट, शब ए बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप? मुस्लिम, मुस्लिम्स के द्वारा ये कोई एक डेट उनकी फिक्स होती है जिसके अंदर ये एनलाइटमेंट वगैरह की कुछ बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, IIPDF। इसके बारे में आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, नीचे आप देख सकते हो इसने क्या बोला है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, वो हम समझते हैं। चलो, IIPDF फर्स्ट ऑफ ऑल गलत क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ये आई थी 2007 के अंदर, 17 के अंदर नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आई थी। PPP की बात चल रही है इसके अंदर, और ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है इसको। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नोटिफाई करता है इसको। बाकी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। IIPDF का मतलब क्या है और ये करती क्या है? ये एक रिवॉल्विंग फंड होता है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। और इनका वैसे मेन जो एम होता है वो क्या एम होता है? ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर एक्सेस करना और वहां पे पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, पार्टनरशिप करके उस प्रोजेक्ट्स के अंदर उसके अंदर एक हमारा डेवलपमेंट करना इनका मेन एम रहता है। नेक्स्ट, ये देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार CGL के अंदर, कितनी बार MTS के अंदर, कितनी बार CPU के अंदर पूछा गया है। ये मुगल एरा से हर बार कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, घूम फिर के मुगल या दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन ये पूछ लेता है। तभी मैं कहता हूं कि हमारी हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। नवरत्न के बारे में जानो, नवरत्न के बारे में बोल रहा है ये, नवरत्न ऑफ अकबर, तानसेन होगा इसमें से। नवरत्न कौन कौन से थे? अबुल फजल थे, फैजी थे, बीरबल होते थे, फैजी, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह और बीरबल दास, फकीर अजरुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन, ये होते थे इनके नवरत्न। और बाकी ऑप्शंस को आप देख लो। पुरंदर दास संगीत के पितामह बोलते थे, और कर्नाटक संगीत का जनक भी इनको बोला जाता है। बाकी अगले ऑप्शन देखो आप। स्वामी हरिदास कौन थे? ये हमारे कोर्ट म्यूजिशियन होते थे, राजा मानसिंह तोमर होते थे ग्वालियर के, उनके ध्रुपद स्टाइल से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उसकी ही कंपोजिशन ये बनाते थे। और जैसे इनका है ना, वैसे इन्फ्लुएंस ज्यादा भक्ति मूवमेंट से हुआ था। भक्ति मूवमेंट ये कभी अगर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में समझो आप। अमीर खुसरो थे जैसे, वैसे तो ये दिल्ली सल्तनत के अंदर 7 से ज्यादा रूलर्स के पास रहे हैं, बट अलाउद्दीन खिलजी से इनका लिंक ज्यादा आता है। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य होते थे, सूफी म्यूजिक के बड़े ज्ञाता थे। इतना ही है, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी डिटेल में आपको कभी अगर इनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो मैं डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगा। Who has written the book Fearless Governance published in January 2021 describing her stint as governor? किरण बेदी है ये। So guys, for more updates चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।